हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स में पेपर फर्स्ट में आज हम नेशनल इनकम के बारे में आपको बताएंगे। नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, इसका कॉन्सेप्ट यानी कि इसकी अवधारणा। राष्ट्रीय आय की धारणा समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, क्योंकि इसके अंतर्गत देश की समग्र आय की माप की जाती है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय उसकी आर्थिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। एक देश के आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही मापा जाता है। राष्ट्रीय आय के लिए राष्ट्रीय लाभांश, नेशनल डिविडेंड एवं राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल प्रोडक्ट शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। सरल शब्दों में, किसी देश में एक वर्ष में जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनका कुल मूल्य ही उस देश की राष्ट्रीय आय है। अब आती हैं डेफिनेशंस ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं। राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं में प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर पीगू ने अलग अलग दृष्टिकोण से इसकी परिभाषा प्रस्तुत की है। विभिन्न परिभाषाओं में प्रमुख है, पहले मार्शल के अनुसार, किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर कार्यशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निश्चित वास्तविक उत्पादन करते हैं, जिनमें सब प्रकार की सेवाएं भी शामिल रहती हैं। इसे ही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। मार्शल की परिभाषा की विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं सुनिए। मार्शल की उपयुक्त परिभाषा के आधार पर उसकी निम्नांकित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार एक वर्ष है, अर्थात एक वर्ष के उत्पादन के आधार पर ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नंबर 2, मार्शल ने राष्ट्रीय आय में विदेशों से अर्जित आय को भी शामिल किया है। नंबर 3, मार्शल ने राष्ट्रीय आय की गणना कुल उत्पादन के आधार पर न करके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के आधार पर की है। इसे परिभाषा में स्पष्ट कर दिया गया है। नंबर 4, मार्शल ने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन को आधार बनाया है। अब आता है मार्शल की परिभाषा की आलोचना। यद्यपि मार्शल की परिभाषा सरल तथा व्यापक है, फिर भी इसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं जो अग्र प्रकार हैं। नंबर 1, सही गणना में कठिनाई, यानी कि संपूर्ण उत्पादन में के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करना अत्यंत कठिन कार्य है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उत्पादकों द्वारा प्रत्यक्ष उपभोग कर लिया जाता है, और इस प्रकार अनेक वस्तुएं और सेवाएं विनिमय में नहीं आती, अतः राष्ट्रीय आय में इन्हें शामिल करने में कठिनाई होती है। नंबर 2, संपूर्ण उत्पादन की गणना अत्यंत दुरूह कार्य है। देश में वर्ष भर में असंख्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तथा एक वस्तु की भी कई किस्में होती हैं। साथ ही
उत्पादन करने वाले उद्यमी भी असंख्य होते हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। नंबर 3 है दोहरी गणना की त्रुटि। यद्यपि मार्शल ने इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना की त्रुटि से बचना चाहिए, किंतु यह एक ऐसी गलती है जिससे काफ़ी सावधानी के बावजूद नहीं बचा जा सकता। जैसे पहले गन्ने के उत्पादन की गणना कर ली जाए तथा बाद में उससे उत्पादित शक्कर की गणना भी राष्ट्रीय आय में कर ली जाए। इससे राष्ट्रीय आय का सही अनुमान नहीं लग पाता। आगे देखें। प्रोफेसर पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है एवं जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल रहती है। पीगू की परिभाषा से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय में केवल वे ही वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं जिनका बाजार में विनिमय किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रा में उसी समय वस्तुओं को मापा जा सकता है जब उनका विनिमय किया जा सके। आगे चलकर पीगू ने इसे स्पष्ट भी कर दिया है। मार्शल की परिभाषा की तुलना में पीगू की परिभाषा अधिक व्यावहारिक एवं उपयुक्त है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए मुद्रा में मापी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। इसे दोहरी गणना के दोष से बचा जा सकता है। इस परिभाषा की एक विशेषता यह भी है कि इसमें विदेशी विनियोगों से प्राप्त आय को भी शामिल किया जाता है। अब आती है पीगू की परिभाषा की विशेषताएं। नंबर 1, मुद्रा को मूल्यांकन का आधार बनाकर पीगू ने अपनी परिभाषा को सरल एवं स्पष्ट बना दिया है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आय की गणना में विदेशों से प्राप्त आय को भी शामिल कर लिया गया है। थर्ड पॉइंट है मुद्रा को मापदंड बनाकर पीगू ने राष्ट्रीय आय की गणना को सरल एवं सुविधाजनक बना दिया है, क्योंकि इससे आय की दोहरी गणना की कठिनाई से बचा जा सकता है। नंबर 4, गणना में सरलता एवं परिभाषा स्पष्ट होने के कारण पीगू की परिभाषा मार्शल की तुलना में अधिक व्यावहारिक है। आलोचना सुनिए। यद्यपि पीगू ने मुद्रा का मापदंड कर अपनी राष्ट्रीय आय की परिभाषा को निश्चितता प्रदान करने का प्रयत्न किया है, किंतु उनकी परिभाषा दोषों से मुक्त नहीं है। निम्नलिखित आधार पर इनकी आलोचना की जा सकती है। नंबर 1, संकीर्ण परिभाषा। सुनिए। वास्तव में पीगू की परिभाषा संकीर्ण है। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका विनिमय नहीं किया जाता, फिर भी
वे राष्ट्रीय आय का अंश होती हैं। जैसे यदि कोई कृषक अपनी उपज का वह भाग जिसे वह निजी उपभोग के लिए रख देता है, पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसका विनिमय नहीं किया जाता, किंतु यह उपज निश्चित ही राष्ट्रीय आय का भाग है। नंबर 2, वस्तुओं और सेवाओं में भेद। पीगू ने अपनी परिभाषा में ऐसी वस्तुओं में अनावश्यक भेद किया है जिन्हें मुद्रा में नापा अथवा नहीं नापा जा सकता। वास्तव में ऐसा भेद कृत्रिम हो जाता है। पीगू ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि क्रय की जाने वाली एवं क्रय न की जाने वाली वस्तुओं में परस्पर कोई आधारभूत अंतर नहीं होता। नंबर 3, राष्ट्रीय आय का सही आकलन नहीं। पीगू की परिभाषा के अनुसार यदि मुद्रा में मापी जाने वाली वस्तुओं को ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए तो आय की सही गणना नहीं हो सकती। नंबर 4, वस्तु विनिमय की अर्थव्यवस्था में लागू नहीं। पीगू की परिभाषा केवल ऐसी विकसित अर्थव्यवस्था में लागू होती है जहां संपूर्ण विनिमय मुद्रा में होता है, किंतु ऐसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में जहां अधिकांश सौदे वस्तु विनिमय के द्वारा होते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करना संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।